हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज के ये वीडियो ना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी का 70 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। 70 के 70 नंबर, सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सिर्फ एक वीडियो में। टारगेट है 90 प्लस, आपको 90 प्लस आएगा ही आएगा अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो। लेकिन हमारे साथ हो तो केवल पढ़ो और कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास अभी बहुत ज्यादा समय है हमारे साथ पढ़ने के लिए। तो भाई आपको करना क्या है, आज का ये वीडियो जो है ना 1 घंटे की मैराथन क्लास बनाई गई है। तो वीडियो को आप लोगों को जरूर लाइक करना है। आपको लाइक कितना करना है, आपको इस वीडियो को जल्दी से 20,000 लाइक तक पहुंचाना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग इस वीडियो को इतना पहुंचा दोगे तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को इंग्लिश, मैथ एंड सामाजिक विज्ञान एंड साइंस की वीडियो ऐसे प्रोवाइड किए जाएंगे। केवल करना क्या है, जो भी स्टूडेंट देखे वीडियो को लाइक करे, भले ये ना पूरा हो लेकिन जो भी स्टूडेंट देखे वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बनाया। 1 घंटे की वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस मैराथन क्लास को। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप क्लास 10th में हो और हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इस चैनल से मदद मिल सके। स्टूडेंट, आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग अपने माइंड में लो एंड इसे नोट करो, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन है शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। जो शुक्ल युग थी, ऐसे कई सारे युग थे, छायावाद युग, शुक्ल युग एंड द्विवेदी युग एंड शुक्लोत्तर युग, ठीक है। तो अब आपको शुक्ल युग की समय सीमा बताना है। तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर आप समझ लो, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। देखो, एक बात याद रखना, यहां आप समझो, यहां मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा आप समझ लोगे ना तो ये सब कभी नहीं भूलोगे। यहां आपका पूर्व, जो पूर्व, पूर्ण, ठीक है, एंड भारतेंद्र युग, ओके। एंड ये फर्स्ट है। मैं आपको थोड़ा युग समझा देता हूं, कब से कब तक था। एंड भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग। एंड यहां थर्ड आप लोग समझ लो द्विवेदी युग। थोड़ा इतना याद रखना क्योंकि ये सारी चीजें बार बार पूछी जाती हैं, ओके। द्विवेदी युग। एंड नंबर 4 आप लोग याद रखना शुक्ल युग, शुक्ल युग। एंड नंबर 5 है शुक्लोत्तर युग, ओके। इतनी चीजें आप लोगों को याद ही याद रखने हैं। इतने युग आप लोगों से पूछे जाएंगे, शुक्लोत्तर युग, इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछे जाएंगे। इन सब की समय सीमा समझ लो। 13वीं व 14वीं शताब्दी से, यहाँ आप 13वीं लिख लो या फिर आप इसे 14वीं भी कह सकते हो। एंड शताब्दी, शताब्दी से 1850 ईस्वी तक, ओके। ये आपको याद रखना। अब आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ 1850 तक था, ओके। अब देखो 1850 तक आपका हो गया। अब यहाँ 1850 के आगे शुरुआत करो। 1850 ईस्वी से कहाँ तक, 1900 ईस्वी तक। ये आपका था क्या, भारतेंद्र, यानी कि आपका 50 साल भारतेंद्र था। अब फिर आप यहाँ ये स्टेप से समझा रहा हूँ, इसलिए अब 1900 से चालू करो। 1900 ईस्वी से 1900 ईस्वी से 1920, यानी कि द्विवेदी युग, ठीक है। द्विवेदी युग 1920 ईस्वी तक, ओके। 1920 ईस्वी तक द्विवेदी युग था। एंड अब 1920 ईस्वी से 1920 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक क्या था, शुक्ल युग। एंड अब 1938 से जब अपना देश आजाद हुआ था 1947 तक ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग था, ओके। तो अब आप ये इतना याद रखना, हमेशा नोट कर लो इसे बहुत अच्छे से। फिर हम लोग आगे देखते हैं।
अब शुक्ल युग आपको पता चल ही गया होगा कि 1920 लिख सकते हो या 1919 भी लिख सकते हो। 1919 से 1938 ईस्वी तक, ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ये आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्योंकि काफी ज्यादा इजी था। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की 4 श्रेष्ठ उपन्यास का नाम बताओ। जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं उनके 4 श्रेष्ठ उपन्यास का नाम बताना है। तो 4 हमें बताना है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों को हम लोग देखते हैं। नंबर फर्स्ट आप लोग लिख लेना गोदान। क्या है? गोदान। ओके, नंबर फर्स्ट हो गया। नंबर सेकेंड है गबन। ओके, नंबर थर्ड है सेवा सदन। और नंबर 4 है निर्मला। ये आपके 4 उपन्यास हैं जो मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं और काफी फेमस उपन्यास हैं। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया। फर्स्ट जो क्वेश्चन था एंड सेकंड, मुंशी प्रेमचंद्र जी के 4 उपन्यास के नाम आपको सब याद हो गए होंगे। पहला है गोदान, दूसरा है गबन, तीसरा है सेवा सदन, चौथा है निर्मला। कोई दिक्कत नहीं होगा इन 2 क्वेश्चंस में। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। तीसरा है हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों का नाम लिखिए। हिंदी के जो प्रमुख संस्मरण लेखक हैं उनका नाम लिखना है। ओके, तो हिंदी के जो प्रमुख संस्मरण लेखक हैं उनका नाम है, नंबर फर्स्ट आप लोग समझ लो इसका उत्तर। नंबर फर्स्ट आप लोग समझ लो, संस्मरण लेखक है ना, तो पदम सिंह शर्मा। ये फर्स्ट हो गया। 2 मैं आपको बता देता हूं, 2 बहुत है, ठीक है। एंड ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका, इसी को बता देते हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो ये आपका हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे में मैंने पूछा था हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम, तो वो आप इन दोनों को याद रखना और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक ही पूछा जाता है बट मैंने 2 बता दिया। यहाँ अगला क्वेश्चन का आंसर देख लो। यात्रा साहित्य और रिपोर्टज के एक एक लेखक का नाम लिखो। याद रखना ये आपके लिए 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो यात्रा साहित्य एंड एक रिपोर्टज, ये दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं, तो याद रखना। ओके, यहां सबसे पहले हम लोग यात्रा साहित्य देखेंगे। साहित्य, ओके, तानी से लगा दिया है। देखो यात्रा साहित्य में जो है वो है राहुल संस्कृत्यानंद। कौन है? हाँ, राहुल संस्कृत्यानंद, ये आपके हैं यात्रा साहित्य। और समझ लो एक और है देवेंद्र सत्यार्थी। कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। ओके, ये आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ या फिर आप हमें बताना। ओके, ये आप लोग थोड़ा याद रखना, मैं अलग कर देता हूँ इसको। ओके, अब देखो सेकंड नंबर देखो। सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड आपसे पूछा गया है कौन से लेखक, यहाँ रिपोर्टज लेखक, रिपोर्टज लेखक। तो रिपोर्टज लेखक भी बता देते हैं, क्या दिक्कत है। आप लोगों को याद करना है, याद करो अच्छे से, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है अगर आप याद करो तो। विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। एंड आप एक और याद रखना, प्रभाकर माचवे। कौन है? प्रभाकर माचवे। ओके,
क्या दिक्कत है? कोई नहीं। यहां से आप ये याद कर सकते हो कि यात्रा साहित्य लेखक मैंने 2 बता दिए एंड रिपोर्टर्स लेखक 2 बता दिए। अब 2 2 आप याद कर लोगे। अगर 1 पूछा जाएगा तो 1 लिख देना, 2 पूछा जाएगा 2, कभी 3 नहीं पूछा जाता आपसे, 1 या 2। ओके, या फिर कह देगा रिपोर्टर्स लेखक का नाम लिखो, तो फिर आप जितना अच्छा है उतना लिखो, बट 1 या 2। हिंदी के 2 एकांकीकार एवं उनके एकांकी का नाम, मतलब हिंदी के 2 एकांकीकार का नाम बताना है और उनका नाम। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट समझो, फर्स्ट हैं जो कि इनके जनक माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इनकी एक प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान, पढ़ा होगा क्लास 9th में, दीपदान। ओके, अब सेकंड समझ लो। सेकंड आपके जो हैं वो है उपेंद्र नाथ अशक, उपेंद्र नाथ अशक। और इनका एक एकांकी है मेरी, देखो थोड़ा नीचे है इसलिए दिक्कत हो रहा है, कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी। ये इन दोनों का नाम आप लोग नोट कर लो, ये दोनों एकांकी हैं इनके, दीपदान एंड मेरी कॉलेज डायरी, इन दोनों के। ओके, ये है एकांकीकार, ये इनकी एकांकी है, ये दोनों एकांकी है, याद रखना, नोट कर लो। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिंदी के 2 छायावादी लेखक का नाम तथा उनकी एक एक रचना तथा विधा का नाम लिखिए। ओके, यहाँ आइए हम लोग इनका भी नाम देख ही लेते हैं। देखो यहाँ छायावादी की बात की गई है, तो नंबर फर्स्ट आप लोग समझ लो, नंबर फर्स्ट विधा भी बताना है। ऐसे में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा ही जाएगा। ये है छायावादी लेखक फर्स्ट एंड सेकंड जो कि हैं महादेवी वर्मा। पहला कौन है? जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा, दोनों आप याद रखना। ओके, यहाँ से आपको ये पता हो गया। सबसे पहले आपको क्या पता चला कि लेखक ये दोनों हैं। अब इनकी रचना मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर आप डाल लेना रचना, फिर यहाँ रचना आप चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त भी है, ठीक है, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। ओके, अब ऊपर देखो, ये दोनों तो एग्जाम में समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये लेखक वैसे भी हैं। अब ऊपर एक काम करना, अगर विधा लिखना तो विधा के ऊपर आप डाल देना विधा, विधा डाल दोगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। विधा ये आपकी कौन सी है? तो ये विधा है आपका नाटक, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ये नाटक है। एंड स्मृति की रेखाएं ये है रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र। तो यहां से आपको ये भी क्लियर हो गया कि छायावादी के 2 लेखक के नाम एंड उनकी रचनाएं और किस विधा पर है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे में आप ये 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर ही लो क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और अगर मैं बताऊँ इस 6 क्वेश्चन में से आपके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन फंस ही जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हिंदी के 2 बड़े कहानीकार तथा उनकी एक एक रचनाओं तथा कहानी का नाम लिखिए। मतलब 2 बड़े कहानीकार का नाम भी बताना है एंड उनकी 2 कहानी का नाम बताना है, मतलब एक एक कहानी जो उनकी है वो बताना है। तो काफ़ी इजी है। यहाँ मैं लिखता हूँ कहानीकार नंबर फर्स्ट। कहानीकार हैं, बहुत अच्छे कहानीकार हैं, मुंशी प्रेमचंद्र। और यहाँ सेकंड है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। एंड इनकी कहानियों का नाम लिख लो, क्या दिक्कत है, कहानी भी लिख लो, ठीक है। कहानी इनकी है पंच परमेश्वर, ठीक है, पंच परमेश्वर। एंड ये इनका है ममता, ममता। ओके,
क्या दिक्कत है? कोई नहीं होगा ना। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 में यही बताना था कि जो बड़े कहानीकार कौन हैं और उनकी एक एक कहानियाँ। तो आपको मैंने बता दिए कि बड़े कहानीकार 2 बता दिए, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, और इनकी प्रसिद्ध कहानियां भी बता दी, पंच परमेश्वर एंड ममता। यहां से आपका ये भी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बताना। वैसे अगर आप नोट्स बना के याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1% भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है हिंदी के 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों का नाम। हिंदी के 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों का नाम बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आत्मकथा लेखक का नाम बताना है। अब ऐसे में आप लोग सोच रहे होंगे कौन कौन हो सकते हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो क्या दिक्कत है, नहीं पढ़े होंगे तो बहुत दिक्कत है। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है बाबू गुलाब राय। ओके, बाबू गुलाब राय। ये आपका दोनों याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ओके आपके लिए। बट इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं वो हैं, ठीक है। यहां आप देखो 9 नंबर क्वेश्चन, भारतेंद्र के बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम बताइए। भारतेंद्र जी थे, उनके बाद जो प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार हैं उनका नाम बताना है। तो बहुत अच्छे नाटककार थे श्री जयशंकर प्रसाद। कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद। याद कर लो, याद ना हो रहा हो नोट कर लो, ठीक है। ये दोनों में से एक काम कर सकते हो। यहां से आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। तो आप लोग काफी ज्यादा होंगे खुश। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। कलम का सिपाही जो है ना वो किस साहित्यकार की जीवनी है। तो यहां आप लोग लिख लो कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो ये है कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र जी की। मुंशी प्रेमचंद्र की ओके। तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे जो थे ना ये थे आपके गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण इतिहास, ठीक है। पद्य साहित्य का महत्वपूर्ण इतिहास भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने गद्य साहित्य का आगे सॉल्व किया है। अब हम लोग पद्य साहित्य का शुरुआत करते हैं। देखो पहला नंबर क्वेश्चन है रीति काल की प्रमुख विशेषताओं का नाम लिखिए। इसमें कवि आएंगे, कवि या फिर आपके रचनाएं आएंगे ओके। तो यहां देखो रीति काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रीति काल की प्रमुख विशेषता अगर पूछी जाएगी तो याद रखना आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के पूछे जाएंगे और 2 मार्क आपको अचीव करना है तो इतनी चीजें याद करनी पड़ेंगी। पहला, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। रीति या फिर लक्षण ग्रंथों की रचना ओके, ये आपका फर्स्ट विशेषता है, जिसे आप लक्षण भी कह सकते हो और प्रवृत्तियां भी कह सकते हो, प्रवृत्तियां ओके। दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता। रस आप लोगों ने पढ़ा होगा कई सारे, बट इसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो श्रृंगार रस की बात की गई है। श्रृंगार रस की प्रधानता दी गई है। क्यों? क्योंकि बिहारी जी थे और कोई मतराम है। बिहारी जी आपने देखा होगा श्रृंगार रस की काफी ज्यादा वर्णन करते हैं। तीसरा है कला पक्ष की प्रधानता। किसकी? कला पक्ष की प्रधानता। ये 3 विशेषताएं हैं जो अगर आप लिखोगे तो आपको 2 नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएगा। और ये कई बार पूछे गए हैं स्टूडेंट। आपको अगर विश्वास ना हो तो आपको रिकॉर्ड वैसे हमारे पास है नहीं तो दिखा देता। कई बार पूछा गया है, लगभग आप ये मान के चलो हमेशा पूछा गया है ओके। यहां आप लोग स्क्रीनशॉट देख लो, ठीक है। अगला देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा है रीति काल के प्रमुख कवियों, मतलब कवि आप समझे ना,
पद्य है ना, इसीलिए तो कवि लिखा है, अगर लेखक लिखा होता तो गद्य होता। कवियों तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम बताइए। अब ये बताओ कि रीतिकाल का नाम आपने सुना, अब रीतिकाल की विशेषता पढ़ ली, अब रीतिकाल के कवि का नाम भी तो जानना जरूरी है और रचना भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप समझो क्या है, सबसे पहला है मतीराम। क्या है? मतीराम। अब मतीराम है तो मतीराम की जो है ना एक रचना है मतीराम सतसई, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको मतीराम लेखक याद है तो उनकी रचना भी याद हो जाएगी, मतीराम सतसई। और अगर आपको मतीराम सतसई ही याद है और आपको लेखक नहीं याद है तो लेखक भी आपको, सॉरी कवि नहीं याद है तो कवि भी आपको याद हो जाएगा, मतीराम। ओके, ये काफ़ी इजी इनकी रचना है और मैंने ढूंढ कर लिखा भी है। सेम वैसे ही विहारी जी की भी एक बढ़िया रचना है मतीराम सतसई। अगर आप इसका काफ़ी इजी रूप से याद कर सकते हो, मतीराम सतसई और बिहारी सतसई, दोनों में केवल सतसई लगाना है, नाम आगे लिखा है विहारी और मतीराम, पीछे आप सतसई लगा दो, आपका फुल मार्क बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और अगर आप यहाँ ऐसे लिखोगे तो 2 मार्क आपको मिल ही जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन पूछेगा उसका 2 मार्क दिया जाएगा, चाहे रीतिकाल की विशेषता पूछे, चाहे रीतिकाल के कवियों का नाम पूछे, चाहे छायावादी युग पूछे, कोई ना कोई पूछेगा। अगला देखो, अगला है छायावादी युग की 2 कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम बताइए। अब यहाँ क्या पूछा गया है? छायावादी युग। अब छायावादी युग का आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी पढ़ते होंगे तो उसमें सीधा लिखा रहता है कि छायावादी के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। ओके, ऐसे लिखा रहता है, आपने ध्यान दिया होगा तो, वरना फिर क्या। ठीक है, तो यहां मैं आपको छायावादी के 2 कवि तथा उनकी रचनाओं का नाम बता देता हूं। छायावादी के जो बढ़िया कवि हैं, अच्छे कवि हैं, दोनों हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद जी जो थे ना, वो छायावादी के जनक प्रावर्तक माने जाते थे। अब जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी, अब जयशंकर प्रसाद जी की जो है ना रचना है आंसू एंड कमायनी, एंड इनकी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ओके, अब यहाँ देखो महादेवी वर्मा जी का है, वो है यामा और दीपशिखा। अब आपको 2 रचना से ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, वरना बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा और आप पीछे निकल जाओगे और आपका प्रश्न छूट जाएगा। ऐसे में आप एक लिख पाओ, एक ही याद है एक ही लिखो। आपको याद वहां नहीं करना कि याद करो 1 घंटा की क्या था, ऐसा नहीं करना है। महादेवी वर्मा, यामा, दीपशिखा, दोनों याद हो गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि काफी इजी हैं आपके लिए। चलिए आगे। ठीक है, नोट भी कर लो, नोट बना लो, अच्छे छोटे छोटे नोट बना लो। अगर आपके पास अच्छे छोटे छोटे ही नोट्स हैं तो बना लो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताओं का नाम लिखिए। छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताओं का नाम बताना है। अब छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषता मैं बताऊंगा आपको, 3 बताऊंगा, ठीक है, 3 विशेषताएं बताऊंगा, बट आप समझ लो पहले। पहला विशेषता है प्रेम सौंदर्य का चित्रण। इसमें सबसे ज्यादा प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया गया है। किसका? प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ठीक है, प्रेम की सौंदर्य यानी कि सुंदरता का चित्रण। ओके, दूसरा है प्राकृति का मानवीयकरण। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। जयशंकर प्रसाद जी जो थे ना, वो प्रकृति की मानवीकरण करते थे और प्रेम सौंदर्य का चित्रण करते थे। ठीक है, यहाँ अब तीसरा देखो, रहस्यवादी भावना थी। कौन सी भावना थी? रहस्यवादी भावना थी। तो यहाँ से आपको 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गए कि छायावादी काव्य धारा की 2 प्रमुख रचनाएं, ठीक है, एंड छायावाद युग की 2 कवियों का नाम, ये आपको याद हो गया होगा। और रीतिकाल के कवि और रीतिकाल की विशेषता, ये भी याद हो गया होगा। तो बहुत अच्छा है, अगर आपको याद हो गया हो तो नोट्स बना लो, काफ़ी बेहतरीन आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लिख कर याद करते हो तो दिमाग में जो है ना बार बार छप जाएगा। चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5, प्रगतवादी युग की 2 प्रमुख विशेषताओं का नाम। जो प्रगतवादी युग है उसकी 2 प्रमुख विशेषताओं का नाम बताना है। किसकी? प्रगतवादी युग की। अब प्रगतवादी युग आपको पता है क्योंकि आपके बुक में है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना इन सब के बारे में ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए। मैंने इसे अच्छे से नोट कर लिया है कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे और आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, पहला है साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा थी इस युग में, क्या थी? साम्यवादी विचारधारा थी। ठीक है,
एंड दूसरा है सामाजिक असमानता का चित्रण। किसका? सामाजिक असमानता का चित्रण। ये भी आप याद रखना। ओके, एंड ये आपको दोनों इनके क्या थे, विशेषताएं समझ में आ गई होंगी किसकी? प्रगतवादी युग की। अब एक युग आता है प्रयोगवादी कविता का। दो विशेषताओं का वर्णन करो। प्रयोगवादी, एक होता है प्रगतवादी और एक होता है प्रयोगवादी। तो अब हम लोग देखेंगे प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं। हम तीन विशेषताएं बताएंगे, ठीक है, और आप इसमें से दो लिख देना। पहला है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह, नए वस्तु एवं नए प्रतीकों का प्रधानता, या मोह भी आप लिख सकते हो यहाँ प्रधानता के स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं। तो नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों की प्रधानता, ये नंबर फर्स्ट है। क्या विशेषता? नंबर सेकंड है कुंठा और निराशा का स्वर। किसका? कुंठा एवं निराशा का स्वर। फर्स्ट है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का प्रधानता, सेकंड है कुंठा और निराशा का स्वर। ओके, एंड थर्ड है मुक्तक शैली का प्रयोग। किसका है? मुक्तक शैली का प्रयोग। तो यहां से आपको ये तीन चीजें बताई गई हैं, और अगर आप इन तीन को नोट कर लोगे, याद कर लोगे बार बार, तो क्या हार्ड है इसमें? क्या हार्ड है? ये तो हमें वैसे ही याद रहता है, सभी को वैसे ही याद रहता है। नवीन बिंब और नवीन प्रतीकों का मोह, कुंठा निराशा का स्वर, मुक्तक शैली का प्रयोग, इन ये सारी चीजें कॉमन होती हैं। अभी तो आपको अब बड़े बड़ी चीजें पढ़नी है। अभी तो ये अगर छोटे में आप फंस जाओगे तो बड़े चीजों का सपना मत देखो, क्योंकि बहुत सारे हार्ड आपको पढ़ने हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप एक बार पढ़ो तो याद हो जाना चाहिए, दो बार पढ़ो तो याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें अगर जल्दी याद होगी तो आगे चलकर आपको वो सारी जो बड़े बड़े सिलेबस हैं वो भी जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके ऊपर है, जैसा आप नोट करके याद करते हो या फिर वैसे याद कर लेते हो, फिर भूल जाते हो, याद करते हो भूल जाते हो, तो ऐसे में याद करने से क्या फायदा। अगला है प्लासवन के रचनाकार का नाम बताओ। तो इसके जो रचनाकार हैं, इसके लेखक या रचयिता या फिर क्या, हाँ, कवि पंडित नरेंद्र शर्मा। क्या है? कौन है? पंडित नरेंद्र शर्मा। याद रखना थोड़ा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये आपका जो है ना, ये सब टिक लगा हुआ है क्योंकि एक बार वीडियो डिलीट हो गया था। ठीक है, दोबारा बना रहा हूँ। देखो, प्रगतवादी युग की दो कवियों का तथा उनकी रचनाओं का नाम। फर्स्ट है सुमंगल सिंह सुमन, एंड इसके जो कवि ये हैं, एंड इसकी रचना है प्रलय सृजन। ओके, एंड अगला है यहाँ श्री रामधारी सिंह दिनकर, जिसके रचना है, कौन है, क्या है, कुरुक्षेत्र। जैसे ये प्रगतवादी युग के फर्स्ट कवि हैं सुमंगल सिंह सुमन, जिसकी रचना है प्रलय सृजन, एंड दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, जिसकी रचना है कुरुक्षेत्र। तो यहां से आपको ये प्रगतवादी युग की पूरा समझ में आ गया होगा। काफी ज्यादा इजी है अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये आपको 8वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये वीडियो डिलीट हो गया था इसलिए काफ़ी ज़्यादा टिक लगे हुए हैं। ठीक है, उस समय मैंने लगा दिया था। वैसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, दो क्वेश्चन और है। प्रयोगवादी के प्रमुख कवियों का नाम। ठीक है, प्रयोगवादी के प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। पहला है प्रभाकर माचवे, दूसरा है धर्मवीर भारती। पहला कौन है? प्रभाकर माचवे, एंड दूसरा है धर्मवीर भारती। ये 4 लिखा हुआ था तो कट कर दिया था, क्योंकि कभी भी आपसे 4, 3 नहीं पूछे जाते हैं, 5, क्योंकि आपके जो साहित्य होते हैं, हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, इसमें आपके 1 पूछे जाएंगे या फिर 2 पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का या 2 नंबर का ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, गारंटी है। एंड आपका 1 पूछा जाएगा या 2, कभी भी पूछा जाए प्रयोगवादी की 1 कवि का नाम बताओ या फिर प्रयोगवादी की 2 कवि का नाम बताओ, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। याद रखना, थोड़ा सा पॉइंट है। ओके, तो ये आपका हो गया 9वां नंबर क्वेश्चन। एंड 10 नंबर क्वेश्चन है प्रिय प्रवास के कवि हैं, तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, तो ये आपका प्रिय प्रवास के कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, तो यहां से आपका हिंदी पद्य साहित्य का 10 इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो गए कि इसी में से ही पूछा जाएगा। ओके, चलो फिर। ठीक है, तो हर एक को आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, एक एक रचना का मैं बात करने वाला हूं। पहला इंदुमती। इंदुमती पहली रचना है, और ये जो है इनके लेखक जो हैं वो हैं किशोरीलाल।
कौन है? किशोरीलाल। इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का आंसर है। पहला जो है आपका रचना इंदुमती और इनके लेखक हैं किशोरीलाल। आपको एक चीज दिक्कत होगा, इधर मैं लिख देता हूं, इधर है स्टूडेंट रचना और ये है स्टूडेंट लेखक। इधर है रचना और इधर है लेखक, ये याद रखना। ठीक है, पहला आपको समझ में आया, इंदुमती के लेखक हैं किशोरीलाल। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल। कम से कम 5 बार एक लेखक तथा उनकी रचना को रटना है, याद करना है। हम पढ़ाएं फिर उसे 5 बार याद करो, फिर वीडियो को स्टार्ट करो। दूसरा है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अंदाज नहीं सकते हैं। इनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक। आप लोग 3 से 5 बार जरूर याद करो हमारे साथ। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सेकंड या थर्ड देखो, अतिथि के चलचित्र। आप मोबाइल पर क्या करो कि अगर आपको रचनाएं आता है तो आप लोग एक काम करो, ऐसे मोबाइल पर रख लो एक पेज। ठीक है, और इधर रचना लिखा हुआ है, इधर आप लोग गेस करो कि कौन सा सही उत्तर है, फिर उसे देखो। ठीक है, फिर इसे गेस करो कौन सा सही उत्तर है, ऐसे देखो। ठीक है, तब बहुत अच्छी आपकी टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वैसे तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर ऐसे टेस्ट भी कराएंगे। ठीक है, डोंट वरी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के हजारी प्रसाद द्विवेदी। एंड थर्ड है अतिथि के चलचित्र। अतिथि के चलचित्र का जो लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा। ये एक लेखिका हैं। ठीक है, संस्मरण लेखिका, छायावाद युग की लेखिका हैं। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी हैं अतिथि के चलचित्र। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में टॉपर आना है, अच्छा परसेंटेज लाना है तो यार याद कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको इसका फोटो भी दिया जाएगा, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे जाते हो तो इसका फोटो भी मिल जाएगा। तो अब आप लोगों को कौन सी चिंता है, दिन रात एक कर दो पढ़ाई में, क्योंकि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को परसेंटेज लाना, अपने माता पिता का नाम विद हमारा भी नाम आपको रोशन करना है। तो जल्दी से आज से ही आप लोग स्टार्ट कर दो पढ़ाई, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अभी अपना टाइम वेस्ट करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। और आप लोग आगे देखो, चौथा सेवा सदन। सेवा सदन के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेवा सदन, चौथा है, देख लो चौथा सेवा सदन। सेवा सदन के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। ठीक है, सेवा सदन के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है स्टूडेंट? हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। कलम की सिपाही जिसका लेखक है अमृत राय। कलम का सिपाही जिसके लेखक है अमृत राय। अगला है मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद करो। ठीक है, वीडियो को शेयर भी करो, लाइक भी करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए हमेशा मोटिवेट रहूं। तो वीडियो को लाइक करना है आपको, 1K 2K 3K लाइक पहुंचाना है एक दिन में। ठीक है, तो जल्दी से लाइक करो। देखो अगला, जितने भी जयशंकर प्रसाद जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो मैं एक साथ लिख दिया हूं। इंद्रजाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। एंड यहां कंकाल, तितली, एक घूट एंड जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, ये इतनी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये तो आपको याद ही करना है। एक और याद कर लेना, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये भी इनका याद कर लेना। ठीक है, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इंद्रजाल, कंकाल, तितली, एक घूट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंकाल और तितली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये दोनों भी आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, और आपको याद ही करना होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जल्दी से आप लोग याद कर लो, इसे नोट कर लो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लेकिन आपको याद करना होगा। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 8 हो चुके हैं, 8 में से आपको मैं टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, आप लोग जरूर याद करोगे तब जान पाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, चिंतामणि। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? सॉरी, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लो। ठूठा आम। ठूठा आम के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगला आवारा मसीहा। आवारा मसीहा भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आवारा मसीहा, इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 12 नंबर 12 लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद ही याद करना होगा। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। 13 नंबर है खून के छींटे। खून के छींटे के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय, खून के छींटे, खून के छींटे के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा के लेखक कौन है स्टूडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड 15 नंबर है किन्नर देश, किन्नर के देश में, यानी कि राहुल संस्कृत्यानंद। इसके लेखक कौन है? राहुल संस्कृत्यानंद। हाँ ठीक है, 15 नंबर तक हो गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा टेस्ट लूं। 15 नंबर हो गया यार। ठीक है, चलो बढ़िया है ना। चलो फिर मैं अभी और भी बताता हूं, डोंट वरी, अभी और भी हम बताएंगे। ठीक है, चलो। अतिथि के चलचित्र, इसके लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मैला आंचल, मैला आंचल के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना। देखो मैं छुपा दिया हूं, ठूठा आम। ठूठा आम के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और मैं जानता हूं आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा जानते हो, लेकिन भूल भी गए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट। मेरी यूरोप यात्रा के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना। चलो आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो 16 नंबर, ये भी आपके लिए जितने भी हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 16 नंबर या 16 रस मीमांसा। रस मीमांसा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, देखो आपसे पाठ से रिलेटेड जो है उनका कुछ ज्यादा ही याद करो। ठीक है, अगला है मेरी असफलताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मेरी असफलताएं, इसके लेखक हैं गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय। मेरी असफलताएं, इसके लेखक कौन है? गुलाब राय। उसने कहा था, क्या कहा था वो नहीं यार, इसने कहा था, उसने कहा था, केवल कहा था, लेकिन मुझे पता नहीं क्या कहा था। ठीक है, तो आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। देखो इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसने कहा था? देखो इसके जो रचना है उसने कहा था, उसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें के लेखक हैं राम वृक्ष बोनीपुरी। राम वृक्ष बोनीपुरी। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? राम वृक्ष बोनीपुरी। वह वृक्ष, वह वृक्ष कौन सा वृक्ष? पता नहीं, आप बताना। ठीक है, तो वह वृक्ष, उसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, आएगा अगर आप इस वीडियो को देखोगे, नोट्स बनाओगे, याद करोगे, तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा मदद मिल जाएगा। चलो फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, बट पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो सबसे पहले तो आप समझो पर्यायवाची शब्द। अब देखो पर्यायवाची शब्द, जैसे आप किसी चीज का नाम जानते हो उसका दूसरा नाम भी जानते हो, तो वही उसका पर्यायवाची शब्द। जैसे अग्नि, अग्नि आपने सुना होगा, बट अग्नि को आप ज्यादा आग कहते होंगे, आग, और ज्वाला भी सुना होगा। तो अब देखो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है आग और ज्वाला। अब जैसे आग आपने नाम सुना होगा और ज्वाला का भी नाम सुना होगा, तो ऐसे में जो अग्नि है इसका पर्यायवाची शब्द है आग और ज्वाला। समझ में आया कि नहीं? जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है, वैसे हर एक चीज का कई नाम होते हैं। जैसे आकाश है, अब यहाँ सेकंड समझो, आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है नभ एंड गगन। नभ एंड गगन, सब नोट कर लो, याद कर लो। तो यहाँ आकाश काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जितना मैं बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ आकाश का होगा नभ एंड गगन। ठीक है, क्लियर है ना? अगला तीसरा कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द होता है अंबुज एंड नीरज। क्या होता है? अंबुज एंड नीरज। तो आपको समझ में आ गया। मैं दो दो पर्यायवाची शब्द बताऊंगा और आपके बोर्ड एग्जाम में दो दो ही पूछा जाता है, तो दो दो पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब देखो चौथा नंबर है चांद। चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चांद का पर्यायवाची शब्द होता है चंद्रमा एंड राकेश। क्या होता है? चंद्रमा और राकेश। ठीक है, समझ में आ गया? चंद्रमा और राकेश। अगला है जल। जल का पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे आपने सुना होगा जल, अब जल को और भी सुना होगा, जैसे पानी, पानी भी सुना होगा, जीवन भी सुना होगा, जल ही जीवन है, एंड पवन,
ठीक है, ये सारे आपके पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा इसका भी पर्यायवाची शब्द, ठीक है। यहाँ आप लोग पवन की जगह पानी लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पानी लिख लो, ज़्यादा याद रहेगा। पवन आई होप कि हवा का होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया जीवन और पानी। ओके, अगला है 6वां नंबर तालाब। तालाब का होता है सर और सरोवर, दोनों काफ़ी इजी हैं। सर में ओवर जुड़ दो यानी कि सरोवर। तो यहाँ आपको तालाब का भी पर्यायवाची शब्द समझ में आ गया होगा, ठीक है। तालाब का क्या होता है, सर एंड सरोवर। एंड 7वां नंबर है पृथ्वी। पृथ्वी को आप लोग धरती भी कहते हैं, भूमि भी करते हैं, ठीक है, कहते होंगे। तो ऐसे में धरती और भूमि जो है ना, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का। एंड 8वां नंबर है बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द आप लोग जानते होंगे, क्योंकि बहुत पढ़े होंगे ना पर्यायवाची शब्दों को, काफ़ी आप क्लास आगे से भी पढ़े होंगे, छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। तो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है मेघ एंड जलद। जलद, ठीक है, अगर जलज कर दो तो आई होप कमल का हो जाएगा, बट जलद दा है। तो यहाँ आपको समझ में आया, बादल का पर्यायवाची शब्द होता है मेघ एंड जलद। एंड सूरज। सूरज का पर्यायवाची शब्द होता है भास्कर एंड सूर्य, ठीक है, भास्कर एवं सूर्य। सूर्य तो जानते होंगे, भास्कर भी समझ लो, ठीक है, दिवाकर भी होता है। 10 नंबर है निशा। निशा जिसे आप रात और रात्रि कहते हो, निशा जो है ना, यही रात और रात्रि का दूसरा नाम है, निशा, ठीक है, समझ में आया। निशा जो है उसका पर्यायवाची शब्द है रात और रात्रि, ठीक है। अगला है 11 नंबर पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है पहाड़ एवं शैल। क्या होता है, पहाड़ और शैल। तो ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, पहाड़ एवं शैल। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, 11 नंबर तक सब कुछ क्लियर है, नोट भी कर लिए होंगे, याद भी हो रहा होगा। तो यहाँ से आपका ये होता है पर्वत, और पर्वत का पर्यायवाची शब्द पर्वत का पहाड़ एंड शैल। पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है फूल एंड कुसुम। क्या है, फूल एवं कुसुम, ठीक है, पुष्प, फूल और कुसुम। 13 नंबर है घर। घर का पर्यायवाची शब्द होता है गृह एवं धाम। धाम सुना होगा नाम, गृह एवं धाम। एंड 14 नंबर है आँख। आँख का पर्यायवाची होता है नेत्र एवं नयन। मानव नेत्र पढ़ा होगा, तो नेत्र जो है ना उसका पर्यायवाची शब्द है एंड नयन भी नाम सुना होगा, ठीक है। एंड 15 नंबर है कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है चिर एवं वस्तु। क्या होता है, चिर एवं वस्तु, चिरकुट भी होता है। तो चिर एवं वस्तु जो मैं कह रहा हूँ वो नोट कर लो, जो जो लिखा है उसे जरूर नोट कर लेना, ठीक है। एंड 16 नंबर है पक्षी। पक्षी का होता है खग एवं विहग। क्या है, खग एवं विहग, खग एवं विहग, नाम सुना होगा खग का, ठीक है। एंड 17 नंबर है माता। माता का होता है मैया एंड माँ लिख लो, ठीक है, माँ, नाम सुना होगा, ये 2 है तो यहाँ माँ लिख लो, ओके, माँ एवं मैया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 17 नंबर तक पर्यायवाची शब्द। अब हम लोग देखेंगे अगला 18 नंबर का। देखो मोर। मोर का पर्यायवाची शब्द होता है मयूर एवं कलापी। क्या है, मयूर एवं कलापी, ओके, समझ में आ गया। अब यहां देखो 19 नंबर है वायु। वायु का पर्यायवाची शब्द होता है हवा एवं पवन, ठीक है, हवा एवं पवन। क्या है, हवा और पवन। 20 नंबर है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची होता है जलधि एंड सागर। ये भी समुद्र ही लिखा है तो इसका भी जलधि एवं सागर होगा, 2 बार लिख गया तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ समुद्र का इंपॉर्टेंट है इसलिए आप याद रखना, क्या है, जलधि एवं सागर। एंड 22 नंबर है सागर, सॉरी संसार। संसार का होता है विश्व एवं जगत। विश्व एवं जगत, ठीक है, याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड 23 नंबर है हाथ। हाथ का आप लोगों ने पढ़ा होगा हस्त एवं कर। हस्त तो पढ़ा होगा, हस्त कहाँ पढ़े होंगे, फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम, हस्त, ठीक है। एंड 24 नंबर है हिरण। हिरण का पर्यायवाची शब्द होता है कुरंग एवं सारंग। क्या होगा, कुरण एवं सारंग, कुरंग एवं सारंग। एंड 25 नंबर है हाथी। हाथी का होता है दंती एवं हस्ती। तो अगर आप इन
इन 25 पर्यायवाची शब्द को तैयार कर लेते हो तो आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और आप अपना 2 नंबर बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपसे, इसी में से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे में आप भैया तैयार कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखो सबसे पहले समझो आज का टॉपिक है हास्य रस। हास्य रस जिसका मतलब होता है हंसना, जहां हंसना हो, ठीक है। अब देखो जैसे किसी काव्य, काव्य मतलब जो काव्य होता है आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, जिसका अर्थ निकालते हो ना काव्य, या कविता, कविता पढ़े हो, मछली जल की रानी है, को पढ़कर या सुनकर आश्रय के हृदय में व्यक्ति के विकृत रूप आकार, मतलब जो व्यक्ति का विकृत रूप आकार है, जो उसका रूप है, पूरा आकार है, या फिर वेशभूषा, जो उसका पहनावा ओढ़ावा है, आदि के कारण विनोद का भाव उत्पन्न होता है। मतलब इन सब के कारण अगर विनोद का भाव उत्पन्न होता है, किसका, व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा आदि के कारण विनोद का भाव उत्पन्न होता है। इसके अस्थाई भाव हास्य से हास रस की निष्पत्ति होती है। और इसका अस्थाई भाव क्या होता है समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका अस्थाई भाव क्या है, हास है, एंड हास से क्या होता है, हास्य रस की निष्पत्ति होती है, हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका सुझाव जरूर दूंगा, बट आपको समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहना है, किसी काव्य या कविता को पढ़कर या सुनकर आश्रय के हृदय में व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा आदि के कारण विनोद का भाव उत्पन्न होता है। इसके अस्थाई भाव हास्य से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण काफी प्यारा सा है, छोटा सा है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप लोग देखो, थोड़ा आपको लॉन्ग लगेगा लेकिन एक बार याद हो जाएगा, तो मैं गारंटी लेता हूं कभी आप भूलोगे नहीं। क्या है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद दुखारे या सुखारे, ठीक है। एंड देख ले, हाँ यहां आप लिख लो, थोड़ा यहां सुखारे कर लो, ठीक है। एंड हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारी किन्हीं भली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पकुदाए। सुखारे यानी कि सुख, यानी कि सुख में हंसी आती है। यहां से आप जान सकते हो हास्य रस है, ठीक है, सुखारे है, याद रखना। एंड यहां आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है, काफी जल्दी याद हो जाता है। विंध्य की वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सुख कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे, होई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पगुधारे। यहां से आपको इसका एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, एंड 2 मिनट में आपको उदाहरण भी समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। अब देखो आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण समझ लो। स्पष्टीकरण उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट आप लिख देना, ठीक है, मतलब आप लिखना जरूर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो या ना हो बट आपको लिखना जरूर है। इसका सबसे पहले आप समझ लो, अस्थाई भाव सबसे पहले आपको समझना है। एंड अस्थाई भाव इसका क्या है, हास है, ओके। एंड फिर आपको क्या समझना है, फिर आपको समझना है इसमें आलंबन क्या है, इसमें आलंबन है विंध्य के वासी ऋषि मुनि, या फिर यहां आप लिख दो विंध्य के वासी ऋषि मुनि। एंड अगला देखो, अगला है अनुभाव। अनुभाव इसमें क्या है, इसमें अनुभाव है हंसना। क्या है, हंसना। यही सब आपका स्पष्टीकरण है भाई, यही सब आपको स्पष्टीकरण में लिखना होता है। एंड और समझ लो संचारी भाव समझ लो, संचारी भाव क्या है, स्मृति एंड चपलता, स्मृति एवं चपलता। इतना आपको स्पष्टीकरण में लिखना पड़ेगा, जितना मैंने बताया है इतना आपको लिखना पड़ेगा।
इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्पष्टीकरण में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था आज का हमारा हास्य रस, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हो। देखो समझना क्या है कि करुण रस मतलब करुणा करना, शोक करना, विलाप करना, ये सब चीजें होती हैं। जैसे कि शोक करना मतलब किसी के मतलब अपने जो सबसे प्यारा हो आपका और उसका कुछ हो जाए या फिर देहांत हो जाए या फिर नष्ट हो जाए, तो ऐसे में आपको शोक उत्पन्न होगा। यही तो होता है करुण रस। तो समझ में अभी आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखो परिभाषा सबसे पहले समझना है, फिर उदाहरण, फिर स्पष्टीकरण। परिभाषा में क्या है, जब किसी प्रिय व्यक्ति जो आपके लिए सबसे प्यारा हो, जिसे आप प्यार करते हो, जिससे आपका ज्यादा लगाव हो, जैसे आपके माता पिता हुए या फिर आपके भाई हुए या फिर दोस्त हुआ, कुछ भी चीजें हो, जो व्यक्ति आपके लिए प्यारा हो, जो व्यक्ति आपके लिए प्रिय हो, अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर या कोई अनिष्ट होने पर, अनिष्ट मतलब जो ना होना चाहिए वो हो जाए, होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, हृदय जो आपका हृदय है उसके अंदर शोक जो उत्पन्न होता है, क्योंकि आपके प्रिय व्यक्ति या आपके मन चाहे वस्तु को नष्ट हो गया, आपके जो नहीं होना चाहिए वो हो गया, यानी कि अनिष्ट हो गया। ऐसे में आपके हृदय में शोक उत्पन्न होगा। कैसा शोक, जो कि आपको पता होगा अगर आपका कोई प्रिय चीज नष्ट हो जाता है तो शोक उत्पन्न होता है, करुण रस कहलाता है। बट इसमें आपको नीचे मिलेगा कि इसमें क्या है, इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के मेलों से अस्थाई भाव शोक का उत्पन्न होता है। जब ये तीन चीजें मिलती हैं तब शोक का उत्पन्न होता है, ठीक है। शोक तब उत्पन्न होता है जब आपका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से ही अस्थाई भाव जो आपका शोक है उसकी उत्पत्ति होती है। ऐसे में जब ये तीन मिलेंगे तब आपके हृदय में शोक उत्पन्न होगा, आपके हृदय में मतलब उत्पन्न होगा, तब आपकी ये शोक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया? वीडियो को लाइक कर दो एंड आपको इसे नोट कर लेना या फिर ले सकते हो स्क्रीनशॉट और आप बाद में भी अपने नोट्स में नोट कर सकते हो, ठीक है। एंड अब उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है काफी अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। देखो, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ क्या है ना, श्रावण कुमार के माता पिता के हृदय में पुत्र मृत्यु का समाचार सुनकर शोक नामक अस्थाई भाव जागृत होकर करुण रस की उत्पत्ति होती है। कुल मिला के यहाँ क्या है ना कि जब यहाँ इनके मन चाहिए, यहाँ श्रावण कुमार आपको पता होगा, ठीक है, एंड के माता पिता के हृदय में पुत्र मृत्यु का समाचार सुनकर, मतलब पुत्र की मृत्यु हो जाती है, इसका समाचार सुनकर शोक नामक अस्थाई भाव जागृत होकर करुण रस की निष्पत्ति होती है। ऐसे में इनके मन चाही वस्तु या मन चाही पुत्र जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे वो नष्ट हो गया, तो यही आपका शोक है, ठीक है। अब समझो इसका स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण नंबर फर्स्ट, अस्थाई भाव आप जरूर लिख दिया करो। अस्थाई भाव, ओके। अस्थाई भाव आपको पता है शोक है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है। एंड सेकंड आप समझो इसमें विभाव, विभाव है पाठक या श्रोता, पाठक या श्रोता, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगला है आलंबन, आलंबन है राजा दशरथ की उपस्थिति। क्या है, राजा दशरथ, सब याद रखना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, फिर आप मत कहना कि हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। आप याद रखो, आपका काम है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा काम है। दशरथ की उपस्थिति एंड आप लिख दो अनुभाव। क्या है, अनुभाव। देखो ये 3 से 4 5 चीजें लिखना होता है, 5 चीजें, ठीक है। क्या है, यहां अनुभाव, अनुभाव में आप लिखो, अनुभाव में है अनुभाव, अनुभाव में है सिर पटकना, सिर पटकना या प्रलाप करना। क्या है, प्रलाप करना, रोना, ठीक है, बहुत दुख की बात है। एंड संचारी भाव है,
संचारी भाव, संचारी भाव है स्मृति या विषाद, स्मृति या विषाद। ओके, क्या दिक्कत है? इतना ही चीज स्पष्टीकरण में लिखना है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी में 2 नंबर पाने के लिए काफी कम मेहनत करना पड़ता है। यही आप साइंस में क्लास 12 में पहुंच जाओगे ना, 2 नंबर के लिए 5 पन्ने के डेरिवेशन करने पड़ेंगे, 6 पन्ने न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, तो भी नहीं पक्का रहता कि 2 नंबर आ जाएंगे। ऐसे में आप सही से पढ़ लो, अभी आपके पास समय है। वीडियो को पसंद आया और लाइक कर दो। तो अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है एंड आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 3 अलंकार में से 2 अलंकार पूछे जाएंगे और उसमें से 1 अलंकार करना है। मैं आपको 3 पढ़ाऊंगा जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में इसी 3 में से 100% 2 पूछे जाएंगे और उस 2 में से 1 लिखना है। सीधा आपके दिमाग में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट अलंकार, पहला अलंकार है, देख लो। पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को पहले आप परिभाषा समझो, फिर उसका एग्जाम्पल भी समझ लो, फिर उसका स्पष्टीकरण भी समझ लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो सबसे पहले आप समझ लो परिभाषा। परिभाषा में क्या है? जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। मैंने क्या कहा कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति, जहां कोई वस्तु हो, जैसे कॉपी है, पेन है, या फिर कोई अदर चीज है, कोई वस्तु है, या फिर कोई व्यक्ति है, जैसे कहा नहीं जाता ये उनके पापा जैसा है, ये इनकी मम्मी जैसा है। तो ऐसे में जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता की जाए या बताई जाए, वहां आपका उपमा अलंकार होता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उपमा अलंकार में? तो आप इसे नोट कर लो, बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो उपमा अलंकार में कुछ ऐसे होते हैं जो आपको याद करना होगा। इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है, वो है, मैं आपको बता दूं, हरिपद, हरिपद कोमल कमल सा। हरिपद कोमल कमल से। ओके, ये है एक छोटा सा एग्जाम्पल, स्पष्ट दिख रहा है ना? तो ये है एग्जाम्पल कि हरिपद, सॉरी हाँ, हरिपद यानी कि हरि का पद यानी कि जो पांव होता है वो कोमल है कमल के समान, यानी कि कमल जैसे कमल नहीं होता उतना कोमल है। ठीक है, तो अब इसमें स्पष्टीकरण देख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर स्पष्टीकरण देख लेते हैं। आप नीचे हेडिंग डाल लो स्पष्टीकरण, फिर हम लोग देख ही लेते हैं। ओके, स्पष्टीकरण में कुछ नहीं है, केवल कुछ चीजें ध्यान देना है। ठीक है, देखो स्पष्टीकरण में आपको 4 चीजें बतानी है। नंबर फर्स्ट आपको क्या बताना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। नंबर फर्स्ट आपको बताना है उपमेय। ये 4 अक्षर का एग्जाम्पल है और इसमें 4 चीजें हैं। नंबर सेकंड है उपमान। नंबर थर्ड है क्या? वाचक। नंबर 4 है साधारण धर्म। साधारण धर्म, ठीक है। अब यही पहचानने में दिक्कत हो जाती है, तो अब हम आपको बताते हैं कैसे पहचान सकते हो। उपमेय कैसे पहचानोगे? जिस वस्तु की समानता या तुलना की जाती है, तो इसमें किस वस्तु की तुलना की गई है, किससे नहीं, किस वस्तु की तुलना की गई है। तो हरिपद यानी कि हरि के पद यानी कि जो कृष्ण भगवान है उनकी गोड़ यानी कि पैर की तुलना की गई है। तो यहाँ जिस चीज की तुलना की जाती है ना, वही आपका होता है क्या? उपमेय। जैसे जिस चीज की तुलना की जाती है, जैसे हमारी तुलना किसी दूसरे से की जाए तो हम उपमेय होंगे।
ठीक है। अब देखो, जिस चीज से तुलना की जाती है, जिस अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, तो किससे तुलना की गई है? कमल से। किससे? कमल से, क्योंकि इनके मतलब पाँव की तुलना कमल से ही की गई है। अब देखो, अब वाचक क्या है? वाचक ये है ना कि जैसे आपका लगा रहता है सा, से, सी, ये सब चीजें वाचक होती हैं, ठीक है, से। एंड साधारण धर्म इसकी वो होती है क्या? जो साधारण धर्म जो गुण मतलब उपमान और उपमेय में समान रूप दे, जैसे कोमल, कोमल दोनों में है। जैसे हरि पद, यानी कि जो हरि जी का पद है उसमें भी कोमल जुड़ा हुआ है, और जो कमल है वो भी कोमल है, दोनों अर्थात कोमल है और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो ऐसे में साधारण धर्म ये होगा। ऐसे में ये आपका हो गया उपमान अलंकार की परिभाषा, एग्जाम्पल, स्पष्टीकरण, और यहां से आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का। ठीक, समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे अगला अलंकार, रूपक अलंकार। अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है? सेम प्रोसेस है। अगर आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा तो सेकंड भी समझ में आ जाएगा। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, मतलब भेद रहित आरोप किया जाए, मतलब आरोप एक दूसरे से किया जाता है भेद रहित, अर्थात उपमेय जो होता है प्रस्तुत होता है, मतलब प्रस्तुत मतलब प्रेजेंट होता है, और उपमान अप्रस्तुत होता है, मतलब नॉन प्रेजेंट होता है, गायब होता है, में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से। देखो, यहां कहने का अर्थ क्या है कि जैसे एक चीज तो अप्रस्तुत होती है और एक चीज प्रस्तुत होती है। जैसे किसी चीज की जब सूर्य से तुलना की गया तो सूर्य जो है ना वो अप्रस्तुत है, बट जो चीज की तुलना की गई है वो प्रस्तुत है। कुछ इसी प्रकार से होते हैं इसके एग्जाम्पल्स, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपको मैं बता दूं एग्जाम्पल क्या है। देखो, मुख चंद्र, देखो, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। चलो फिर मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। मुख चंद्र तुम्हारा, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, देख सके मतलब सखी या सहेली या फिर कुछ और, ठीक है, जैसे दोस्त, ठीक है। मन सागर मेरा, नीचे लिख देते हैं लहराता। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये है एग्जाम्पल, काफी अच्छा एग्जाम्पल, याद भी रहेगा। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। यहां से ये एग्जाम्पल काफी अच्छा है, इसमें से केवल आपको बताना है, ठीक है, उपमेय उपमान यही सब तो आपको पता होगा कि स्पष्टीकरण हेडिंग डाल लें। एंड आपको पता है कि उपमेय क्या है? जिस चीज की तुलना की जाती है, ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने परिभाषा बताया था, लिख लेते तो अच्छा रहता, नहीं लिखे हो तो भी आप वीडियो को पूछे करके लिख लो। देखो, जैसे यहां देखो मुख की तुलना की गई है, इसलिए ये क्या होगा? क्या होगा? उपमेय होगा, ठीक है। मुख उपमेय है, एंड जिस चीज से तुलना की जाती है, यहां मैं फर्स्ट डाल दूं उपमेय, सेकंड उपमान, थर्ड क्या है? इसका ऐसे नहीं, आप देखो इसमें क्या है, यहां मुख जो है उपमेय में चंद्र का तथा मन में सागर का भेद करके एक रूपता बताई गई है। आप यहां 2 उपमेय और 2 उपमान है। जैसे यहां देखो मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है, ठीक है। यहां देखो तो यहां 2 जुड़ी हुई है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसका स्पष्टीकरण मैं आपको बताता हूं कैसे लिखोगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार उपमेय उपमान नहीं लिखे, इससे अच्छा एक में करके अच्छे से लिख दें। देखो यहां जो मुख है, देखो जो 2 पंक्ति देखना, यहां मुख की चंद्र से तुलना की गई है, मन का सागर से तुलना किया गया है। तो यहां मुख क्या है?
क्या है यहाँ, उपमेय है। ऐसे में एक में हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। उपमेय एंड में जो चंद्र है वो क्या है, चंद्र, चंद्र है उपमान। क्या है, उपमान। ओके, उपमान का, तथा मन, मन भी दूसरी पंक्ति में देखो, मन, ठीक है। मन क्या है, मन आपका क्या है, समझ में आया, मन उपमेय है। जैसे इसकी तुलना की गई है ना, उपमेय है एंड उपमेय है मन, और में सागर, में सागर क्या है, उपमान है, ठीक है। ये दो उपमान हैं, दो उपमेय हैं। ओके, समझ में आया ना मैंने क्या कहा, क्या कहना चाहता हूं, का भेद ना करके, मतलब एक दूसरे में भेद नहीं किया गया है, जबकि बहुत ज़्यादा अंतर है। किसी का मुख बिल्कुल चंद्र के समान नहीं हो सकता, कभी मन किसी का सागर नहीं हो सकता, बट भेद ना करके, भेद ना करके एक रूपता बताई गई है, एक रूपता बताई गई है, ठीक है। अब अतः रूपक अलंकार है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ ही गया होगा। तो ये हो गया आपका रूपक अलंकार। लास्ट अलंकार जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो यहाँ इसमें भी चार चीजें जानना पड़ेगा, तो वो हम चार चीजें जान जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। देखो, जब काव्य या कविता, जो काव्य होता है या कविता में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब संभावना की जाए कि संभावना हो सकती है जाए, तथा वाचक शब्द मनु, यहाँ ये कोई भी पंक्ति होगा तो ये सारी चीजें लगी रहेंगी, उसमें कहीं ना कहीं होगा, ये पहचानने का ट्रिक है, ये इतना, ठीक है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि का प्रयोग होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। कहीं भी पंक्ति दिखेगा तो उसमें ये कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, क्योंकि इससे इसे पहचानने का ट्रिक है। एग्जाम्पल पे सीधा आते हैं और फिर स्पष्टीकरण भी देख लेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल बताते हैं, देखो काफी अच्छा एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं। सोहत ओढ़े पीठ पटु, आई होप कि क्लास 9th में था ये पंक्ति। सोहत ओढ़े पीठ पटु, ओके। श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, ठीक है, 2 लाइन का है पंक्ति। एंड मनो नीलमणि शैल पर, मनो मनो नील मणि शैल पर आतपु, ठीक है, याद रखना, आतपु प्रयो प्रभात, नीचे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभात, ओके। तो यहां ये याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रयो प्रभात। अब इसमें मैं 4 चीजें बता देता हूं, फिर आप लोग याद रखना, ओके। यहां देखो, इस पेज में देख लो, यहां मैं हेडिंग डालता हूं स्पष्टीकरण। देखो स्पष्टीकरण में फर्स्ट क्या है, उपमेय,
उपमेय इसमें क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, काफी बड़ा है, अच्छा है। पीला वस्त्र धारण किए, पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण का श्याम शरीर, श्याम शरीर, ओके। पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण का श्याम शरीर यहां उपमेय होगा, क्योंकि इसी चीज की तुलना की गई है, ठीक है। एंड दूसरा है उपमान। उपमान, इसमें उपमान है प्रातः काल, प्रातःकालीन या काल कुछ लिख दूं, प्रातःकालीन धूप, प्रातःकालीन धूप से सुशोभित, धूप से शोभित नीलमणि पर्वत या नीलमणि शैल, कोई दिक्कत नहीं, शैल मतलब पर्वत। एंड थर्ड है वाचक। वाचक मैंने कहा नहीं था कि इसमें वही होंगे जो मन मानो जन जानो, तो ये महान मनो है। एंड चौथा है साधारण धर्म। क्या है, साधारण धर्म। साधारण धर्म इसमें क्या है, वस्त्र, जो बचे वो सब साधारण धर्म, वस्त्र। एंड अगला लिख दो धूप की चमक, धूप की चमक, ठीक है। एंड पर्वत एवं शरीर, शरीर का श्याम रूप, ठीक है, रूप। बस ये हो गया। तो यहाँ आपको ये स्पष्टीकरण है और ये अलंकार है, 3 अलंकार थे, तीनों मैंने समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आपको समझ में आया हो, क्या करना है, कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना।